Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे स्मॉल सिटीज के बारे में, देन हम सोर्स कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली 6.2 एंड 6.4 के बारे में, देन हम बात करेंगे सक्षम वैली के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, रिसेंट टाइम में इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, रैपिड अर्बनाइजेशन, एंड वो भी अनप्लान्ड। अब इसके लिए ये जो स्मॉल टाउन या पेरी अर्बन जो एरियाज होते हैं, इनमें जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं, जहां पे एग्रीकल्चर लैंड से इन्हें टाउन्स के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है और प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं। अब इसमें जैसे ये जो सेंसस टाउन आपके होते हैं, तो इसमें आपके हजारों सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अर्बन पॉपुलेशन के पास किसी भी तरह का मॉडर्न सिस्टम नहीं है गवर्नेंस का। मतलब आज भी ये विलेज के तौर पे ही गवर्न किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज भी नहीं मिल पाती एंड फंडिंग का भी मिसमैच रहता है। अब एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 65% जो हमारी अर्बन सेटलमेंट्स हैं, इनके पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे आपकी जो अप्रोच देखने को मिलती है वो स्मॉल इंक्रीमेंटल अप्रोच देखने को मिलती है एंड वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं आती है। एंड यहां पे एक बड़ी बात ये भी आ जाती है, अर्बन लोकल बॉडीज, इनमें खुद के खासकर जो हम स्मॉल टाउन्स की बात कर रहे हैं, इनके पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती कि खुद से रेवेन्यू अपना अर्न कर सके। तो ये डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज्यादा स्टेट या सेंटर की फंडिंग के ऊपर। एंड ये वो रीजन है जिसकी वजह से, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू नहीं है, ये म्युनिसिपल बॉन्ड भी इशू नहीं कर पाते और अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन नहीं कर पाते। देन ह्यूमन रिसोर्स का भी गैप है। प्रोफेशनल आर्किटेक्ट अगर हम बात करें या टाउन प्लानर की हम बात करें, इन सभी एरियाज में उनकी शॉर्टेज देखने को मिलती है एंड जिस वजह से हैप्पहज़ार्ड वे में ये प्लान किए जाते हैं, टोटली अनप्लान्ड होते हैं और जिसकी कारण आपके एग्रीकल्चर लैंड, वेटलैंड और वाटर बॉडीज के ऊपर खासकर आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बिकॉज ना तो वेस्ट की मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाती है, ना टाउन प्लानिंग इस तरह से होती है कि भाई कोई डिजास्टर आए तो उसके अगेंस्ट ये रेजिलियंस बिल्ड कर सके। तो इस वजह से इनकी सोशल वर्नेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन सेंसस टाउन के अंदर आप ये मान के चलो कि जो सेफ्टी नेट है, जैसे फॉर्मल हाउसिंग स्कीम एंड बाकी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। एंड ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इन नए उभरते हुए टाउन्स के लिए। ये टाउन्स बहुत क्रिटिकल हैं बिकॉज ये आपके रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े टाउन्स के ऊपर, सिटीज के ऊपर, जो मेगा सिटीज के ऊपर प्रेशर है आज की डेट में। जैसे आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में पोल्यूशन का मेजर रीजन है पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो लोग नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर दिल्ली ही जाके सेटल होना प्रेफर करेंगे, चाहे वहां पर कितनी ही एयर क्वालिटी खराब हो। तो यहां पे आपको समझना होगा, अगर आप टीयर 2-3 सिटीज को अच्छे से डेवलप करेंगे तो यहां पे आपकी जो बड़ी सिटीज है उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी एंड इससे कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एक बैलेंस डेवलपमेंट देखने को आपको मिल सकती है। देन यहां पे आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। एक तरफ एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी है, जहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है कि भाई लेट्स से अगर 2 बंदे कोई काम कर सकते हैं, तो यहां पे सेम वही काम 10 बंदे कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो लो प्रोडक्टिविटी है, इससे ये ट्रांसफर हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, जहां पे रिवॉर्ड्स अच्छे खासे आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये हिंटर टू मार्केट, एक आप कह सकते हो कि हिंटरलैंड जो होता है, जहां पे जैसे लेट्स से एग्रीकल्चर है, आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कनेक्ट कर सकते हैं मार्केट के साथ और जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव है, जैसे अमरूद 2.0, जहां पे सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को प्रमोट करने की बात की है 4900 स्टैट्यूटरी टाउन्स के अंदर। स्मार्ट सिटी मिशन, जहां पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बिल्ड करने की बात की गई है। नीति आयोग ने भी 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसमें हेल्दी सिटीज के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बात की है। अब यहां पे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? तो आप स्टैट्यूटरी कन्वर्जन के ऊपर फोकस करो,
कि आप प्रोएक्टिवली सेंसस टाउन को स्टैट्यूटरी टाउन के अंदर कन्वर्ट करो ताकि इनकी फंडिंग ठीक हो सके। जस्टिस अहलूवालिया कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली आप 3F फंड यानी पैसा, फंक्शन यानी काम, और फंक्शनरी यानी मैन पावर, आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप GIS के थ्रू यानी सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, मैपिंग के थ्रू मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं, एंड इसमें कहीं ना कहीं आप इसे लिंक कर सकते हैं नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के साथ भी। तो इससे आपकी प्लानिंग बेटर होगी, एंड मोर ओवर जो आपकी स्कीम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो रूरल एरिया में आपकी इंप्लीमेंट हो रही है, यहां पर अभी थोड़े टाइम के लिए आपको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पे आपको एक मिक्स बैग ऑफ रूरल एंड अर्बन दोनों ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहे हैं। रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिट कर रही है, तो ट्रांजिशन काफी स्मूथ हो सकती है। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल। अभी सोर्स कोड के बारे में हम समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट है जिसको मैती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिनाई कर रही है कि इन्होंने मैंडेटरी किया है कि भाई जो स्मार्टफोन एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज हैं, इन्हें इनके सोर्स कोड को डिस्क्लोज करने के लिए कहा है। अब सोर्स कोड क्या होता है? आप और मैं जिस भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसी ही ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को आप सोर्स कोड कहते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपका काम कैसे करता है उसके बारे में आपको बताता है। तो ये आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह का डिस्क्लोजर है जिसमें आप कोड के बारे में बताते हैं और उसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इससे हो सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी इंसान बैकडोर से यानी आपके जाने बिना आपके फोन को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे वैसे इसकी नोडल एजेंसी पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थी, बट बाद में मेती के पास ये चला गया, एंड अभी ये आपकी नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ये हैंडल कर रहा है। तो देखा जाए तो टेलीकॉम एक्ट जो है आपका 2023 का, इसके अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है, एंड इसमें सभी तरह के लोग जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डीलर, ये सभी एंड इवन मोबाइल इक्विपमेंट्स वाले भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होगी, जैसे सोर्स कोड रिव्यू क्या होता है। अब सोर्स कोड रिव्यू ये है कि आप चेक करेंगे, यानी गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड कुछ लैब्स होंगी, वो यहां पे चेक करेंगे कि आपके सोर्स कोड में कोई खोट तो नहीं है, कमी तो नहीं है। यानी यहां पे जो भी आपके मैन्युफैक्चरर हैं वो सबमिट करेंगे अपने कोड को, एक प्रपोज्ड आपका फ्रेमवर्क ये कहता है, एंड जिसमें सिक्योरिटी ऑडिटिंग की जाएगी, एंड ये समझा जाएगा कि भाई कोड कितना लोगों के लिए सेफ है। देन प्री इंस्टॉल्ड ऐप मैनेजमेंट का भी फंक्शन इसमें आएगा कि आप लोगों को अलाउ करते हैं कि लेट्स से आपने कोई पहले से फोन के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल कर रखा है। अब होता यह है कि आमतौर पे आप उस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, तो यहां से अब वो हो सकेगा। देन यहां पे अपडेट नोटिफिकेशन से पहले आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, गवर्नमेंट को अलर्ट करना पड़ेगा, एंड जो सॉफ्टवेयर है जो उसका आप कह सकते हो कि अपडेट आया है उसको टेस्ट करेगी। देन यहां पे आपको लॉग रिटेन करना पड़ेगा जो भी आपकी सिक्योरिटी ऑडिट्स हुए 12 महीनों के लिए, एंड मालवेयर स्कैनिंग ऑटोमेटेड होगी, एंड पीरियोडिक स्कैनिंग कर सकते हैं यहां पे व्हेन एवर गवर्नमेंट डिजाइन टू। मतलब आपका इसी बात को लेके कुछ प्रीवियसली कंसर्न भी रेज किए गए हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, इससे रिलेटेड ये PYQ है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, एंड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की। देखिए पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये कोशिश की है कि हम किसी तरह से वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड इंक्रीज ना होने दें। वैसे हमारी कोशिश ये है कि ऑन एन एवरेज वैसे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस को हम परस्यू कर रही हैं, बट इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आगे आपका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, ताकि हम अर्थ को हैबिटेबल बना के रख सकें। अब देखिए यहां पे अभी रिसेंटली इंडिया और जापान के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जो कि आपके बाकू COP29 से ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म निकल के आया था, उसके अंडर आता है। अब इसमें है क्या? देखिए आर्टिकल 6 ये कहता है कि लेट्स से जापान और इंडिया दोनों मिलके कोई आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट की, और इससे कुछ कार्बन क्रेडिट जनरेट हुए। मतलब कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जहां पे लेट्स से अगर आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हाइड्रोजन से जनरेट कर रहे हैं,
अगर कोल से जनरेट करते तो कितना आपका कार्बन अमिट होता, लेट्स से 2 टन होता, तो यहां पे आपको 2 कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे। तो ये जो कार्बन क्रेडिट है इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे बेचा जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है आपका आर्टिकल 6। मतलब जापान ने इंडिया में पैसा लगाया हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर, अब इससे जो भी कार्बन क्रेडिट आएगा वो जापान में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी को इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम के नाम से आप जानेंगे, एंड ये आर्टिकल 6 के अंडर आपका कवर्ड है। इसमें अगर हम बात करें, नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एंड एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यहाँ पे डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी भी इसके लिए बनाई जाएगी जो इस पूरे काम को देखेगी। तो यहाँ पे दो आपके पार्ट आते हैं, एक होता है बायलैटरल, जैसे जापान और इंडिया के बीच में ये आपका ट्रांसफर की बात हो रही है। एक आपका सेंट्रलाइज मैकेनिज्म भी रहेगा जहां पे यूएन की कोई भी कंट्री आपस में ये सेम काम कर सकती हैं, बट यहां पे आपकी यूएन अपॉइंटेड एक बॉडी होगी जो इसको ओवरसी करेगी। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जहां पे एक डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट किया करता था, सेम मैकेनिज्म है, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ चुका है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, बायलैटरल और मल्टीलेटरल लेवल पे इसे थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया है। तो कहते हैं कि भाई ये जो आपके लाइक काम किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की बात की गई है, तो इसमें डबल काउंटिंग ना हो जाए, ग्रीन वॉशिंग ना हो, तो वैसी चीजों को रोकने के लिए इसके ऊपर फोकस किया गया। अभी 13 मेजर एरियाज में इंडिया और जापान फोकस कर रहे हैं, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड मिल्स, आपकी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कार्बन कैप्चर एंड टाइडल एनर्जी, इनके ऊपर मिलके हम काम करेंगे। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी डिस्कशन हमारी हुई है। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल। अभी रिसेंटली चाइना ने जो सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें सक्षम वैली एरिया में एक रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। अब इंडिया के कंसर्न क्या है, कहते हैं 1947 में इस एरिया को पाकिस्तान ने कैप्चर किया था एंड ये इलीगल कैप्चर था। तो 1963 में इन्होंने ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिफ्ट कर दिया चाइना को। अब हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ये सीपैक प्रोजेक्ट आएगा तो टू फ्रंट वॉर, जो हम बात करते हैं हमेशा टू फ्रंट वॉर की, तो ये टू फ्रंट वॉर का इशू अब हमारे सामने एक रियलिटी बन के आ रहा है। बिकॉज यहां से जो आपका चाइना है वो पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, एंड मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो ये सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, तो इसके ऊपर भी नजर रख सकता है चाइना। एंड इवन यहां पर दौलत बेग और बाकी जो एरिया आ जाते हैं आपके क्रिटिकल एरियाज जो लद्दाख के अंदर हैं एंड कहीं ना कहीं एलएसी के बहुत ज्यादा करीब है, तो चाइना उसके आसपास भी अपनी लाइक प्रेजेंस को इंक्रीज कर सकता है। अब क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, सॉवरेन टेरिटरी का पार्ट है, तो इंडिया ने इसको लेके कंसर्न रेज किए, इंडिया ने रिजेक्ट किया है चाइना का क्लेम। एंड इवन चाइना यहाँ पे ये कहता है कि भैया हमें तो पाकिस्तान ने दिया, बट पाकिस्तान इसे नहीं दे सकता था बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, और जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड है बाय पाकिस्तान। तो इसके नॉर्थ में आपकी कराकोरम रेंज आती है एंड ये चाइना के शिंगजियांग प्रोविंस को पीओके से कनेक्ट करता है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि लद्दाख और दौलत बेग जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है, उनके ऊपर चाइना इससे कांस्टेंट नजर रख सकता है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हमने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो यहाँ पे रेज की है कि भाई इंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, एंड यहाँ पे जो भी ये लाइक प्रोजेक्ट यहाँ पे चाइना लॉन्च कर रहा है उसके काउंटर में हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हमने यहाँ पे लॉन्च किया एंड मोर ओवर रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारी फोकस है। बट यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि हम इस कंसर्न को कॉन्स्टेंटली, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड या सीपैक से रिलेटेड कंसर्न को कॉन्स्टेंटली G20, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन वेरियस अदर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे रेज कर चुके हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। आई होप आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी हो। कल एक नई डिस्कशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।